स्वागत है आपका कैरियर स्ट्राइव एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने सिखाया कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है और किस तरह से उनको प्रूफ करना है कि वो इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं। अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो किस तरह से आपको कोई दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ कुछ हमने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। और अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो पिछले वीडियो में कंप्लीट अटेम्प्ट हो नहीं पाए थे, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ और अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है वो है कंस्ट्रक्ट अ 3 by 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ऑप्शन 1 में कुछ आपको वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है और इसी तरह से ऑप्शन 2 भी आपको दे रखा है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन 1 को सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको एक मैट्रिक्स सॉल्व करनी है जिसका ऑर्डर 3 by 3 होगा और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू आपको दे रखी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक 3 by 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स सपोज करनी पड़ेगी। लेट, जो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है उसका नाम मैं दे देता हूँ ए। और मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट हैं, जनरल एलिमेंट्स मान लेते हैं हम। और जनरल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी रो और उनके कॉलम को ध्यान में रखकर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट्स जनरल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये कोई मैट्रिक्स आपने सपोज की है और इस मैट्रिक्स के जो इस मैट्रिक्स के जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू आपको उस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करनी है। और वो फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है ai इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर मोड है, और -3i+j। तो मुझे क्या करना है, मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर इस फॉर्मूले में इन वेरिएबल्स की रो और कॉलम के नंबर्स को प्लेस करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आपको a11 की वैल्यू निकालनी है, तो a11 की वैल्यू यानी कि यहाँ i की वैल्यू और j की वैल्यू दोनों 1 है। इस फॉर्मूले में अगर ये दोनों 1 रखोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आपकी a11 की कहलाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। मॉड 3 मल्टीप्लाई बाई, इसमें i की वैल्यू भी 1 है प्लस और j की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करूँ मैं, मॉड -2 को प्लस का कर देगा और 2 से 2 डिवाइड होने के बाद 1 बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ a11 की जो वैल्यू है वो 1i है सॉल्व करके। इसी तरह से आपको रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं, रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उनकी भी वैल्यू निकाल लेनी है। तो इस तरह से मैं जल्दी से इनकी वैल्यूज़ यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे इसके लिए i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी इस फॉर्मूले के अंदर, और जो भी वैल्यू आएगी वो a12 की वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू आई ये a12 की वैल्यू होगी। इसी तरह से जो रिमेनिंग है उनकी भी मुझे वैल्यूज निकाल लेनी। इस फॉर्मूले में आप देखोगे कि यहाँ पर 2 जो है i की वैल्यू है और जो j है वहाँ पर 1 है वैल्यू, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर मैंने j की वैल्यू 1 रख दी थी और j की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ i की वैल्यू तो 3 है और j की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस तरह से मैं सभी की वैल्यूज़ प्लेस करके यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ।
इन वैल्यूज़ को, क्योंकि आपने देखा कि आप इन सब की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, जो वेरिएबल्स थे इन सब की वैल्यू आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इन वैल्यूज़ को अगर इस मैट्रिसेस में रख दो जो आपने शुरुआत में मैट्रिसेस को सपोज किया था, अगर उस मैट्रिसेस में इन वैल्यूज़ को रख दो तो जो भी मैट्रिक्स सपोज की है वो मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ बनाकर मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन सब के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट किए हैं उन वैल्यूज़ को लिख दोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू जो मैट्रिक्स आपको मिली है ये मैट्रिक्स आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 होगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना है शुरुआत में। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/3 की ये मैट्रिक्स हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे। और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो एक वेरिएबल इक्वेशन दी हुई है उसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ प्लेस करके इसकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपको वेरिएबल दे रखा है वो है ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह आपको इसमें भी आई और जे की वैल्यूज़ प्लेस करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी आपको A11 यहाँ पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 जैसे कि दे रखा है, इसी तरह सभी को सॉल्व करके इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उस फॉर्मूले से निकाल लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से फाइंड आउट की हैं उन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग, और अब इनको मैं प्लेस करके एक मैट्रिक्स को जनरेट कर सकता हूँ। तो चलिए इनको मैं प्लेस करके मैट्रिक्स बना लेता हूँ। मैं यहीं इस मैट्रिक्स को बना लेता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगी फ्रेंड्स वो होगी 1 0 -1 3 2 1 5 4 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपको रिक्वायर्ड थी और आप जनरेट कर चुके हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसमें आपको दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं। वैसे तो इसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और तीनों ही ऑप्शंस में दो इक्वल मैट्रिक्स उसने शो की हुई हैं, और उन सभी ऑप्शंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा। हम चले आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसके ऑप्शन नंबर 1 की हम बात करेंगे। दोस्तों उसके ऑप्शन नंबर 1 में आपको एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसके जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 3 x 5, और इसके इक्वल एक और मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसमें y z 1 और 5 एलिमेंट्स हैं, और इनमें बोला है कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये इस क्वेश्चन से आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। क्या समझाइए मैंने प्रॉपर्टी? देखो, सोचो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि उसका जो ऑर्डर है, पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है और दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सिमिलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसमें तो इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर इक्वल है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तभी ये इक्वल भी दे रखी हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया है कि भाई उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसमें मैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। चलिए आंसर लिखना हम शुरू करते हैं। सिंस बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे।
तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दूंगा। तो दोस्तों देखो, ये जो है 4, ये किसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इस y का। इसी तरह से 3 किसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये z का। और ये x किसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 1 का। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो आपका आंसर तो 1 सेकंड में आ गया। देखो 4 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है y का, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से मैं देखूं 3 जो है z का, तो इस तरह से z की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट करी। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं x जो है इक्वल है 1 के, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई। आसान था या नहीं था? अरे ये बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इससे मुश्किल है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कह सकते कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको, वो है x प्लस वाई, ये एक मैट्रिक्स है, और ये इक्वल दे रखी है आपको किसी दूसरे मैट्रिक्स के, ये भी इक्वल दे रखी है, इसके भी हमें एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। तो इसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। चलो मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ आपके लिए। वही तीन रटी रटाई लाइन में यहाँ लिख दूंगा। देखो मुझे क्या लिखना है कि भाई दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, सिंस बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, तो क्या देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। ऑन कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या होगा कंपेयर करने पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह से एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ 5 प्लस जेड, ये हो जाएगा 5 के इक्वल। अरे ये तो बड़ा आसान है, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल, 5 से 5 माइनस हो जाएगा, जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी तरह से मैं अगर फोर्थ इस एलिमेंट को कंपेयर कर दूं, क्योंकि 2 को 2 से कंपेयर करके हमें मिलेगा क्या, कुछ नहीं, तो काहे को टाइम पास करना। चलो इसको करते हैं एक्स वाई इक्वल टू 8। अगर मैं इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे इन तीन एलिमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इनकी वैल्यू मिलेगी। भाई सबसे पहले तो सेपरेट कर लो। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई है, केवल इन दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे, और इस सेकंड वाली इक्वेशन को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। चलो इसको अगर मैं यहीं सॉल्व कर दूँ तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 - 5, तो z की वैल्यू हो गई 0। तो z की वैल्यू तो आपने निकाल दी 0। अब इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करूंगा मैं, तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अगर एक्स वाई की वैल्यू 8 दे रखी है तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 8/y। और इस इक्वेशन की जो वैल्यू है इसको घुमा फिरा कर मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब 10th क्लास में तो आप ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वैल्यू यहाँ पर इतना अच्छे से डिस्क्राइब करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद क्या होगा, एक्स की वैल्यू 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये भाई हो जाएगा आपका एल्शियम लेने के बाद 8 + y² इज इक्वल टू 6y। अब ये अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भाई जाओ और 10वीं क्लास का मैथ पढ़ो पहले जा करके, इसको रीअरेंज करो और सॉल्व करो, आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये भी समझाऊं कि मैंने इनको कैसे फैक्टराइज किया है, समझा दूंगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, हमें समझा दीजिए, तो मैं इसके ऊपर भी आपको 10th क्लास का कोई क्वेश्चन लेकर इसको समझा दूंगा, किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, किस तरह से कैसे ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा।
तो या तो y की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज करके 2 आ सकती है, या y की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज करके 4 आ सकती है। चलो एक बार देख लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर रखकर। इस इक्वेशन में अगर हम दोनों वैल्यूज़ को रखते हैं, एक बार y की वैल्यू 2 और एक बार 4, तो क्या आता है? हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। अब मैं अगर बात करूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, और जहाँ मुझे y की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 4 आई है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक बार मैं रखूँगा और x की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आंसर आएगा? ये देखो भाई, अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में y की वैल्यू 2 रखता हूँ पहली बार, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और रीअरेंज करने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ 4 आ जाएगी। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो फिर क्या आएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, रीअरेंज करके x 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। तो या तो आप इस का पेयर बना सकते हो, या आप इस का पेयर बना सकते हो। दोनों ही ये जो फैक्टर हैं ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई ये कोई भी आप वैल्यू यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलो ये आंसर भी सॉल्व हो गया। अब जो आपको थर्ड इक्वेशन दे रखी है, जो थर्ड आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है इक्वेशन नंबर 6 का जो थर्ड है, उसकी तरफ बढ़ चलते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और आप देखेंगे किस तरह आप धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हो। भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही दे रखा है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ दिया है पहले ही उसमें, और दूसरे में x प्लस जेड है, और उसके बाद y प्लस जेड है, और इसको इक्वल कर दिया इन्होंने 9, 5, 7 के। ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल हैं। इसमें भी मैं वो रटी रटाई 3 लाइनें लिख दूंगा, क्या वो मुझे लिखने की ज़रूरत है बार बार? चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब आप उनको याद रखना, और मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ। थर्ड लाइन के बाद कौन सी लाइन के बाद? ऑन कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बस इससे पहली लाइन आप बार बार खुद लिख लेना भाई। लो हर बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 9 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, और ऐसे ही मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 भी y प्लस जेड की फॉर्मेट में आ जाएगी, जो कि 7। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं पहले x प्लस इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ इनको। कैसे? देखो x प्लस जेड जो कि मुझे 5 इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है ना, इस वैल्यू को मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं x और z को रिप्लेस कर दूं 5 से, तो बचेगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू 4 नहीं आ जाएगी? 5 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो अब ये y की वैल्यू भाई आपको ना एक बार इस इक्वेशन में रख दो, और एक बार रख दो आप अपनी पहली इक्वेशन में। यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को फटाक से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। चलो मैं अगर इसमें सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास, y की वैल्यू 4 रख दूँ, z की वैल्यू निकालनी है, 7 दे रखा है, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। z की वैल्यू 3 आ गई भाई, ये भी सॉल्व हो गया। ये z की वैल्यू भी आप ऐसा करो, आप या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, इसको रखने की जरूरत ही नहीं बची फिर। तो आप अगर z की वैल्यू 3 रखोगे इक्वेशन नंबर में, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। निकाल दिया आपने, x y z तीनों निकाल दिए। कोई ज़्यादा टेंशन तो हुई नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप लोग फिर भी डरते रहते हो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। चलो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में भाई आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन दिस। बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन एक दे रखी है, जिस इक्वेशन में जैसा मैंने अब तक आपको क्वेश्चन करवाया है 6 क्वेश्चन, वैसा ही आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन जाएंगी। आप चाहो तो एग्जाम्पल वाला
एग्जाम्पल वाला एपिसोड देख सकते हो जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवाया था। अगर उसके बावजूद भी आप लोग कहोगे कि भाई अगर उसके बावजूद भी आप लोग कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 7 समझा दो, सॉल्व करवा दो, तो मैं इसके लिए भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। और इसके लिए भी आपको कमेंट तो लिखना ही पड़ेगा नीचे। तो इसको कमेंट में आप मुझे बताइए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाना है या नहीं करवाना है। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लिख कर करवाने का कुछ है नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो इसमें आपको बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और वो जनरल एलिमेंट उसका दे रखा है और m इंटू एन उसका ऑर्डर दे रखा है, और पूछा है, बताया है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है, दोनों में ही एम एन इक्वल नहीं है, केवल जो थर्ड ऑप्शन है इसमें एम एन इक्वल है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने बताया है कि नीचे जो दो मैट्रिक्स दी गई हैं, इन दोनों मैट्रिक्स में एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे मैं वो आपको बता देता हूं। पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे इक्वल बनानी है, लेकिन मान लेता हूं इक्वल हैं। अगर ये इक्वल होंगी तो मुझे ये पता होगा कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं ये इक्वल हैं और मैं इनको इक्वल रख पाऊंगा। तो चलो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ जो कि मैं अब तक कईयों बार आपको समझा चुका हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलें कंपेयर कर लेते हैं एक बार। 3x+7, बार बार नहीं लिखूंगा मैं वो रटी रटाई लाइन। वो क्यों नहीं लिखोगे, यहाँ से भाई आप इसको ले जाओ -7 और x की वैल्यू जो है -7/3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो आई है -7/3। इसी तरह से मैं दूसरे वाले एलिमेंट को भी कंपेयर करूँगा। 5 = y-2 और यहाँ से हो जाएगा y = 5 + 2 और y की वैल्यू 7। तो यहाँ से ये दो चीज़ें तो मुझे मिल गई। बाकी की जो दो इक्वेशन दे रखे हैं उनको भी मैं अगर सॉल्व करूँ तो क्या होएगा, y+1 = 8 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 8 - 1, y = 7। ये दोनों वैल्यूज तो मैच कर गई, y की वैल्यू 7 यहाँ से भी आई और y की वैल्यू 7 यहाँ से भी आई। इसी तरह से आपको इन दोनों एलिमेंट्स को भी इक्वल करना है। 2 - 3x = 4। अब मैं यहाँ से अगर इस 2 को यहाँ ले जाऊँ या फिर ये कहूँ कि वो 4 को यहाँ ले जाऊँ और 3x को यहाँ ले जाऊँ तो क्या होएगा, 2 - 4 = 3x और यहाँ से आ जाएगा -2 = 3x। x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? भाई यहाँ हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। एक जगह तो x की वैल्यू आ रही है कुछ और दूसरी जगह वैल्यू आ रही है कुछ और। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो इस का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब इन दोनों इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना आप। वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, वैल्यू अगर सेम आती तो हम कह देते कि भाई x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। लेकिन ऐसे केस में जब वैल्यूज़ अलग होती हैं तो इनका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया भाई बी ठीक। इसके बाद आपको जो 10वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें पूछा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10th में उसने कहा है 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि मैं यहाँ कुछ भी वैल्यू ले लूँ, मैं उनकी पोजीशंस नहीं लिखूंगा, अब केवल ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें होंगे, ऑर्डर से भी निकाल सकते हो आप, 3/3 = 9 हो जाएगा और काउंट करके भी निकाल सकते हो। तो ये जो नंबर है ये भी टोटल 9 हो गए। तो 9 एंटिटी हुई हमारे पास, 9 एलिमेंट्स हुए। और उसने ये भी बता दिया हमें कि हर एलिमेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। इसी तरह से या तो 0 होगी या 1 होगी, यानी कि हर किसी
पोजीशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसका यूज़ कर लेते हैं कुछ। चलो, मान लेते हैं कि पहली पोजीशन पर मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2, दूसरी पोजीशन पर कितने ऑप्शंस हैं 2, तीसरी पोजीशन पर कितने ऑप्शन है 2, चौथी पोजीशन पर कितने हैं 2। इसी तरह से मेरे पास जो टोटल 9 पोजीशंस हैं, जो कि 9 एलिमेंट्स की कोरस्पॉन्डिंग है ना ये वाली, तो इनके लिए मैं दो दो ऑप्शन अगर लेकर चलूँ तो कितनी बार मुझे लिखना पड़ेगा, 9 एलिमेंट्स के लिए मुझे 9 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ 2⁹ अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे भाई मेरे, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 8, 8 8 64, और 64 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 512। तो आपके पास जो मैट्रिसेस की पॉसिबिलिटी है कि कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो, वो हो गई 512। इन दो एलिमेंट्स का यूज़ करके, 0 और 1 का यूज़ करके आप टोटल 512 मैट्रिसेस बना सकते हो। क्वेश्चन तो आसान है, आपको केवल थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ फोकस होना पड़ेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर ये मुश्किल लगी तो आगे क्या होएगा आपका। चलो, इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। अब आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया, और कल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.1। पहले उसके मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटेड है। चलिए, मिलते हैं आपके साथ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।